हेलो एवरीवन, दिस इज भार्गव भारद्वाज और ये है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। हालांकि ये वीडियो अगर आप 2021 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चीज़ आपके सिलेबस में से गायब हो चुकी है, सीबीएसई ने गायब कर दी है। अगर आपको नहीं पता क्या क्या गायब हुआ है, कितना कितना गायब हुआ है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो चेंजेस इन सीबीएसई सिलेबस ऑफ कॉमर्स एक वीडियो मैंने इससे पहले जस्ट डाली है, आप वो जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। हालांकि ये वाला पार्ट ये नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन उसके बाद अगर कोई देर से देख रहा है तो ये ज़रूर है और आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी भी चाहिए। क्या है आज की वीडियो में विल डिस्कस अबाउट एलपीजी, नहीं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन होता है रिमूविंग अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट। जो भी ट्रेड पे फालतू का रिस्ट्रिक्शंस, फालतू नहीं, गवर्नमेंट ने इंटेंशनली लगाया था और वो लगाने का पर्पस था, वो पर्पस डिस्कस करने जाएंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है तो छोड़ो। लेकिन गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे थे, कुछ कंट्रोल्स लगा रखे थे जो गवर्नमेंट को हटाना था, और उस हटाने के प्रोसीजर को, उस फिनोमिना को कहते हैं लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कहते हैं ट्रांसफर ऑफ अ फंक्शन, एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। एक पर्टिकुलर फंक्शन को, किसी एक्टिविटी को, कोई डिपार्टमेंट को, कोई या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ट्रांसफर कर दिया जाए, गवर्नमेंट बेच दे और उसको प्राइवेटाइज कर दे, किसी इंडिविजुअल को बेच दे, किसी ग्रुप ऑफ कंपनीज को बेच दे, उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। बेसिकली गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। पहले इनका मतलब देखते हैं तीनों के, फिर इनके इंपैक्ट देखेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज अमंग्स कंट्रीज। क्या होता है ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस? देखो, हर कंट्री आज के टाइम पे एक किसी ना किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है। उसको कोई ऐसी चीज चाहिए जो उसके पास नहीं है, किसी और के पास है, और किसी और को ऐसी चीज चाहिए जो उसके पास है, तो दोनों आपस में ट्रेड कर लेते हैं, दोनों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं और ऐसे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो जाता है। इस चीज को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, जब बेसिकली पूरा दुनिया ही, पूरा ग्लोब ही आपका मार्केट बन जाए। ये चीज इंडिया में चालू हुई थी 1991 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी करके एक पॉलिसी आई थी, एक रूल आया था जिसके अंडर 1991 में एलपीजी को इंडिया में लागू किया गया। इससे पहले ये नहीं था। क्या क्या इम्पैक्ट आया इसका बिजनेस के ऊपर वो देखते हैं। सबसे पहले इंक्रीज्ड कंपटीशन। देखो, जब ग्लोबलाइजेशन आया तो बाहर की कंपनीज इंडिया में आएंगी, और इंडिया में आके इंडिया की कंपनीज के लिए कंपटीशन बढ़ा देंगी। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी। मैं साइड में प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूं आपको कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स इनके इंडिया में बिकते हैं, ठीक है। और आप देखो कि बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इन लोगों के पास। उससे इंडिया की पतंजलि जैसी कंपनीज में कंपटीशन लग जाता है, उनके लिए कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोर डिमांडिंग कंज्यूमर्स। देखो, एलपीजी से पहले बहुत सारी कंपनीज नहीं थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो लिमिटेड ऑप्शंस थे। अब लोगों को पता था कि भाई ये ले दे के 2-4 ऑप्शन है, प्रोड्यूसर को भी पता था कि कंज्यूमर के पास ले दे के 2-4 ऑप्शन है, तो वो अपने हिसाब से जो वो चाहते थे वो प्रोड्यूस करते थे। जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होता था वो प्रोड्यूस करते थे और मार्केट में जाके बेचते थे। प्रोड्यूसर वॉज द किंग एट दैट टाइम। लेकिन एलपीजी के बाद जब बहुत सारे ऑप्शंस इंक्रीज हुए, कंपनीज आई, प्रोडक्ट इंक्रीज हो गए, तो अब कंज्यूमर के पास भी ऑप्शन आ गया, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। अब प्रोड्यूसर को डर लगने लगा कि अगर मैंने अपनी मानी करी तो भाई ये तो चेंज कर देंगे, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लेना चालू कर देंगे। तो अब कंज्यूमर किंग बन गया, जो कंज्यूमर को चाहिए वो बिक रहा था, ना कि जो प्रोड्यूसर चाहता है वो। थर्ड पॉइंट आता है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसका डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में भी किया था इसी चैप्टर के, जहां पे हमने एडटेक इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था। सबसे पहले ऑफलाइन ट्यूटर्स होते थे, ट्यूशन क्लासेस होती थी, लोगों को लगा बस अब ये फ्यूचर है, अब बच्चे जाएंगे पढ़ेंगे, काम खत्म। फिर बायजू जैसे प्लेटफॉर्म्स आए जहां पे वीडियो का फॉर्मेट आया कि भाई वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखा के पढ़ाओ।
अब लोगों को लगा यही फ्यूचर है। उसके बाद अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ गया। अब लोगों को लग रहा है ये फ्यूचर है, लेकिन अभी भी और इनोवेशन आनी बाकी है। तो जैसे आप ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हो, आप लिबरलाइजेशन लाते हो, आप प्राइवेटाइजेशन लाते हो, टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव करनी चालू करते हैं, नए नए मेथड्स आते हैं सर्वाइव करने के मार्केट में, नए नए तरीके आते हैं, मशीन्स भी इंप्रूव होती रहती हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, नेसेसिटी फॉर चेंज। देखो एलपीजी से पहले बिजनेसेस एक पॉलिसी बनाते थे और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उस पॉलिसी को फिर चेंज नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता था। लेकिन एलपीजी के बाद बिजनेस एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज होने लगा। हमने देखा कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब बिजनेसमैन को लगा यार अब तो मैं पीछे रह जाऊंगा, अब जल्दी से नई नई इंडस्ट्रीज लेके आओ और नए नए तरीके लेके आओ, नए नए पॉलिसीज लेके आओ, नई नई स्ट्रैटेजीज लेके आओ। अब वो अपनी पॉलिसी स्ट्रैटेजी जल्दी जल्दी चेंज करने लगे। ठीक है, 5वां पॉइंट आता है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर वाज द किंग, तो पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट चलता था कि बना लो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है मैं वो बना के बेचूंगा। लेकिन अब जब कंज्यूमर किंग बन गया तो अब जो कंज्यूमर को चाहिए मैं वो बेचूंगा, ना कि जो मैं चाहता हूं वो। ठीक है, 6वां पॉइंट आता है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट। पहले बजट का एक पार्ट इंडिया की बड़ी कंपनीज को हेल्प करने के लिए अलग से ही निकाल दिया जाता था, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट चाहती थी कि हम अपनी कंपनीज को मोटिवेट करें, उनको एम्पावर करें, उनको इनकरेज करें। लेकिन जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब तुम बड़े हो गए हो, अब अपना खुद देखो, अब हम कोई पैसा नहीं देंगे, खुद अच्छे से चलाओ, खुद प्रॉफिट कमाओ, खुद अपने रिसोर्स को मैनेज करो, अपन का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एलपीजी के यहाँ पे ये इम्पैक्ट थे एलपीजी के बिजनेसेस के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं डीमोनेटाइजेशन। ओके, तो डीमोनेटाइजेशन 2016 8 नवंबर की वो शाम जब मोदी जी ने आके टीवी पे सबको हिला डाला, उस दिन एक बड़ा पार्ट हमारे सिलेबस में जुड़ गया जिसको हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। बेसिकली जो वैल्यू दी हुई है करेंसी को गवर्नमेंट के द्वारा, उसका विड्रॉल करना इज डीमोनेटाइजेशन। अब वो करेंसी लीगल टेंडर नहीं रहेगी, मतलब लीगली एक्सेप्टेड नहीं रहेगी, एक कागज के टुकड़े में तब्दील हो गया, रिड्यूस हो गया, अब उसका कोई नहीं, अब सिर्फ वो दिवाली पे रावण जलाने के काम में आएगा। तो अब उससे आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज नहीं कर सकते, कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ बेच नहीं सकते, उसके बदले में दुकान पे लेके जाओ पुराने 1000 के नोट, सबसे पहले तुम्हें पुलिस पकड़ेगी, तुम्हारे पास बचे कैसे। ठीक है, डेफिनेशन पे आता है, प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगी आपको डिमोनेटाइजेशन की, जो है विड्रॉल ऑफ द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी इन सर्कुलेशन इज नोन एज डीमोनेटाइजेशन। इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर आता है एलिमिनेशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या? वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया उसको ब्लैक मनी कहते हैं। अब वो लोगों ने बचा बचा के सेव कर करके अपने घर में इकट्ठी कर करके रख रखी थी। अब डिमोनेटाइजेशन के बाद उनको टेंशन हो गई कि भाई अगर गवर्नमेंट को नहीं बताया, उनको रिवील नहीं किया, इसको बैंक में जमा नहीं कराया, तो इतना सारा लाखों करोड़ों रुपए जो इकट्ठा करके रख रखा है वो एकदम जीरो, कोई वैल्यू नहीं उसकी। ठीक है, तो ये टेंशन आई तो लोगों ने अपनी ब्लैक मनी निकालनी चालू की। अब ब्लैक मनी निकली तो सेकंड पॉइंट आया राइजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू। कैसे? ब्लैक मनी निकली तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई, उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जो लगने चाहिए थे लेकिन नहीं लगे क्योंकि वो इनकम छुपाई गई, वो लगे, फिर पेनल्टी लगी, और ये सारी पेनल्टीज और टैक्सेस गई का गवर्नमेंट के रेवेन्यू में। तो जिस पैसे पे पहले कुछ नहीं मिल रहा था उस पैसे पे अराउंड 20-30% टैक्स या पेनल्टी के तौर पे गवर्नमेंट को मिलने लगा, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। फिर आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो, डिमोनेटाइजेशन की तैयारी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी जब जनधन बैंक अकाउंट की स्कीम लॉन्च करी गई थी। गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया कि भाई जो पुअर से पुअर लोग हैं उनका बैंक में अकाउंट खुल जाए ताकि जब डिमोनेटाइजेशन है उनको कोई दिक्कत नहीं आए। अब जब बैंक में अकाउंट खुल गया गरीब से गरीब का, पुअर पीपल का, तो डिमोनेटाइजेशन हो, उन्होंने फटाफट अपना पैसा जाके बैंक अकाउंट में डलवा दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, बैंक अकाउंट नहीं होता, तो शायद बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती थी। अब इसी डिपॉजिट के बेसिस पे उनको
लोन्स भी मिलने लगे, तो एक तरीके से इकोनॉमी में करेंसी का सर्कुलेशन तेज हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट, कैशलेस इकोनॉमी। डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स निकल के आए, पेटीएम जैसी कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, गूगल पे आया, पेजर आया, फोन पे आया, बहुत सारी और चीजें, अमेजोन पे आया, जिसकी वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस इजी हो गई। अब इससे फायदा क्या हुआ कि करप्शन रिड्यूस हो गया, बिकॉज डिजिटल है, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका एक एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो करप्शन कम हो गया। ऊपर से जो भी आप बड़ी इकोनॉमीज देखो दुनिया की, जितनी बड़ी कंट्रीज हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, वो कैशलेस बेसिस पे ऑपरेट करती हैं, तो वो भी एक फायदा हुआ। पांचवा पॉइंट आता है एलिमिनेशन ऑफ टेरर फंडिंग। टेररिस्ट को जो फंडिंग मिलती है वो ज्यादातर हाई वैल्यू नोट्स में होती है। 500 उस समय 1000 वाज द हाईएस्ट वैल्यू, तो बड़े नोट्स में उनको फंडिंग मिलती है। अब जब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो लोगों के पास बड़े नोटों की कमी होने लगी, फिर हुआ ये कि टेररिस्ट को भी फंडिंग कुछ हद तक कम हो गई। तो दिस वाज ऑल डीमोनेटाइजेशन। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जैसे कि हर यूट्यूबर को चाहिए होता है, फॉर मोटिवेशन, फॉर हमें और इनकरेज करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, सब्सक्राइब करना है चैनल को, आगे जो बेल आइकन आएगा उसको हिट करना है, और वीडियो को लाइक ठोक के बताना है कि भाई तूने अच्छा पढ़ा है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है, वो तो खैर आपको कहने की जरूरत नहीं है, नहीं वो तो आप करने ही वाले हो, लेकिन ऐसी वीडियोस अगर आपको आगे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि पीछे जो वीडियोस मैं बना चुका हूँ और आपसे छूट गई वो आपको मिल जाए, यूट्यूब दिखा देगा रिकमेंडेड के तौर पे, और आगे वीडियोस आए वो ना छूटे, इसलिए बेल आइकन हो दबाना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू guys do best in your life and thank you very much.